हाय लीडर्स, यू ऑल कैसे हैं आप सब। ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ इन्फॉर्मेटिव आने वाला है। सबसे पहली चीज, एक बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ दिनों में एंड दैट इज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक्ट आ गया है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी इसको लेके पिछले कुछ दिनों में देखने को और सुनने को मिली, पर हकीकत यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंडस्ट्री को कहीं ज़्यादा क्लीन, कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, कहीं ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बना देंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोग आते ही ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता हो, जो इंडस्ट्री ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती हो, आपका एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ा हुआ हो, तो बट ऑब्वियस है इस इंडस्ट्री को अब ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बनना पड़ेगा। जो कि मैं पिछले 5 सालों से लगातार जिस मिशन पे हम बात कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट पैकेजिंग, राइट क्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने हमेशा एक चीज कही है, इनफैक्ट हम सब ने मिलकर एक चीज कही है कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बिना किसी भी बिजनेस को बड़ा नहीं किया जा सकता। आपके पास रोल्स रॉयस हो, मर्सिडीज हो, या आपके पास फरारी हो, या आपके पास लैम्बोर्गिनी हो, किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके पास टायर नहीं है। यानी कि इंजन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डिजाइन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर टायर्स नहीं है तो गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस इंडस्ट्री में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंज्यूमर। और इस इंडस्ट्री का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है कंज्यूमर, कस्टमर। जितना कस्टमर आपके साथ जुड़ता चला जाएगा उतना इस इंडस्ट्री में बिजनेस का बढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज सेल। जब हम लोग पहले दिन से बात करते थे, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें हमने पिछले लंबे समय में की हैं, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ हमने ऐसी चीजें बोली जिसको लोग बहुत अलग तरीके से लेते थे। अलग तरीके से इन द सेंस की बहुत सारी बातें होती थी। पहली तरह की बातें जब हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट परचेज कंपलसरी नहीं होगा, इससे भी पहले जाते तो हमने कहा था रैंक फ्री, रैंक नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और रैंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक्ट काफी हद तक ये सपोर्ट करता है कि रैंक फ्री होना चाहिए। और अगर नीचे वाले के काम करने से ऊपर वाले का रैंक बढ़ता है, उसका कमीशन बढ़ता है। आपका कमीशन अगर रैंक बेस्ड है तो ये एक चैलेंजिंग टॉपिक है, अभी इस पे काम हो रहा है। आई थिंक आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें और अलग दिशा में जाएंगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी, और क्लियरिटी आएगी। जैसे जैसे एक्ट अभी नोटिफाई हुआ है, एक्ट को कुछ दिन और बचे हुए हैं, जैसे वो इम्प्लीमेंट होगा तो आप देखेंगे कि वो एक बहुत ही शानदार रूप लेने वाला है। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ उसके बाद कहीं अच्छी आने वाली है। रैंक के बारे में जब हम बात करते तो लोग कहते थे यार डायरेक्ट सेलिंग और वो भी रैंक के बिना कैसे होगी, किस तरीके से करोगे, कैसे, अरे रैंक नहीं होगा तो कैसे बिजनेस आएगा, कैसे मोटिवेशन आएगा। मैं कहता था कि मोटिवेशन का ये बिजनेस है ही नहीं, ये बिजनेस सेल्फ मोटिवेशन का है। ये बिजनेस अगर कोई इंजेक्शन लगा रहा है बाहर से तो ये उन इंजेक्शंस का बिजनेस नहीं है, ये ऐसा बिजनेस है जो आप करना चाहते हो तो होगा, जो कोई और कराना चाहता है तो मिसलीड हो जाता है। तो पहली चीज हमने रैंक के खिलाफ बोली, तब लोगों ने कहा कि अरे ये तो अलग ही दिशा में जा रहे हैं, रैंक थोड़े होता है, रैंक के बिना थोड़े होता है, तो हमने बगैर रैंक के उसे किया। दूसरी चीज हमने जो बोली वो बोली ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स जो एक किराने की दुकान पे जाता है और अपना प्रोडक्ट खरीद के ले आता है, वो कस्टमर जब तक हमारे बिजनेस की तरफ नहीं आएगा, हमारी इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएगा, तब तक ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। तो हमने दूसरी चीज बोली कि अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। राइट प्राइस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ए कस्टमर, या मैं कहूं कि हम सब का अधिकार है कि हमारा राइट प्राइस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस का जैसे जैसे सही प्राइस होता चला जाएगा, ये इंडस्ट्री सुधरती चली जाएगी। और पिछले 4-5 सालों में इस बात पे भी बहुत तरह की बहसें हुई। किसी ने कहा क्वालिटी अच्छी कैसे दे पाओगे, किसी ने कहा ये कैसे दे पाओगे। तो मैंने तब भी एक चीज कहा कि जो लोग हाई परसेंटेज ऑफ बीवी देते हैं और फिर हाई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आप इसको समझिए ये कुछ वैसा है कि आपका प्रोडक्ट का 50% बीवी दिया, 60% बीवी दिया, तो उतना तो उस प्रोडक्ट के अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन चला गया। उसके बाद आपका गवर्नमेंट का टैक्सेस 18%, 12% जो भी एज पर कैटेगरी है वो आपका चला गया। उसके बाद आपका
फ्रेंचाइजी होल्डर्स जो है उनका एक एक्स परसेंटेज उनको चला गया, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट के लिए बचा क्या, 10%, 15%, 20%। ऐसे में आप प्रोडक्ट को बनाओगे कैसे? ऐसे में आप प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, उसकी अच्छी पैकेजिंग कैसे लाओगे, उसको अच्छी यूनिट में कैसे बनाओगे, उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट कैसे डालोगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई बीवी जब आप देने जाते हो तो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम बचती है, आपको लॉजिस्टिक भी निकालना है, कंपनी का प्रॉफिट भी निकालना है। तो हमने वहां पे भी एक चीज बोला, बीवी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल होगी तो ही आपके पास रिपर्चेज आएगी। अगर क्वालिटी होगी तो ही आपके पास रिपर्चेज आएगी। सिर्फ सेल 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 करते जाओगे, काट की आंडी एक बार चढ़ेगी। सेल 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 पे फोकस करोगे, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है ही नहीं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बीवी के लिए बनाया गया, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए नहीं बनाया गया। हाई बीवी कैसे दिया जा सकता है, हाई प्राइस कैसे लिया जा सकता है? जब आप हाई क्वालिटी नहीं देंगे तो आप एक बार तो बेच देंगे, रीसेल नहीं कर पाएंगे। तो हमने हमेशा कहा बीवी जो आप दे सकते हो वो दीजिए, पर सबसे पहली चीज प्रोडक्ट को सही दीजिए, क्वालिटी को सही दीजिए और पैकिंग को सही दीजिए। हमने वहां पे काम किया। उसके बाद बीवी पे बात हुई तो बीवी पे हमने प्रूव करके दिखाया कि सेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कस्टमर अगर आपके पास रिपीट आएगा तो ही आप सर्वाइव करेंगे। और ये हम लोगों ने बखूबी करके दिखाया। बहुत सारे लोग आज भी बीवी बीवी चिल्लाते रहते हैं, पर आज भी हम कहते हैं कि रिपीट सेल इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक बार ज्यादा बीवी ले ली और अगले महीने उसने नहीं खरीदा तो अब आप उससे कभी दोबारा ना बिजनेस वॉल्यूम ले पाएंगे, ना आपको कोई कमीशन आ पाएगा, ना आपकी सेल हो पाएगी। तो सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये बहुत अजीब लगने वाला है, क्योंकि आप कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आते हैं। अब आपको कंज्यूमर का ख्याल हाल हालत में रखना पड़ेगा। अब आप हाई बीवी के चक्कर में घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। ये कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो हम पिछले लंबे समय से बोल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि पर्सनल परचेज कंपलसरी नहीं होना चाहिए। पर्सनल परचेज कंपलसरी नहीं होना चाहिए। हमारी कंपनी में पे आउट लेने के लिए पर्सनल परचेज कंपलसरी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है और आगे भी नहीं होगा। फर्स्ट आईडी को एक्टिवेट करने के लिए एक मिनिमम परचेज किसी भी कंपनी में, मैक्सिमम कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। ओके लाइफ केयर अकेली ऐसी कंपनी थी जिसने बोला था कि फर्स्ट परचेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी आईडी लगेगी, केवाईसी कंप्लीट होगी, आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। आप कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे ही आप बेचेंगे या खरीदेंगे तो जो भी परसेंटेज होगा वो आपको जिस भी लेवल पे होंगे उस लेवल के हिसाब से आपको आपका कमीशन आ जाएगा। यानी कि पर्सनल परचेज कंपलसरी ना करने वाली हम इकलौती कंपनी थे। और ये आज एक्ट आने के बाद कहीं हद तक क्लियर हो गया कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में थे और ये सही दिशा ही हम लोगों के लिए फ्रूटफुल रही। और अब आप देखेंगे कि बहुत कुछ होने वाला है इंडस्ट्री में। जब हमने रैंक के खिलाफ बात की, जब हमने हाई बीवी के खिलाफ बात की, जब हमने प्राइस वॉर के बारे में बात की, जब हमने अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बारे में बात की, जब हमने क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में बात की, जब हमने मोटिवेशन की बजाय, नेटवर्क बनाने के बजाय सेल करने पे ज्यादा फोकस किया, तो बहुत सारे लोगों ने एक हल्ला हल्ला मचाया, अरे ये तो ट्रेडिशनल हो जाएंगे, अगर इनकी तो थॉट ही ट्रेडिशनल है, गौरी खान को ले आए, रणदीप हुड्डा को ले आए, ये डायरेक्ट सेलिंग करना ही नहीं चाहते, ये ट्रेडिशनल हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोगों ने फैलाई। लेकिन हुआ क्या? आज उन बातों को लगभग 1.25 से 1.5 साल हो गया, लेकिन हुआ क्या? कोई ट्रेडिशनल हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन एक्ट आने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि सबको सेल और कस्टमर के बारे में बात करनी पड़ेगी। नेटवर्क बनाने से कोई पैसा ना है, ये सब कुछ इलीगल है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि नेटवर्क बनाने से कोई पैसा किसी को नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर सब्सक्राइबर बेस नहीं होता है। हमारे यहां डायरेक्ट सेलर होते हैं, सेल करके पैसा आएगा। किसी को डायरेक्ट सेलर बनाने से कभी जीवन में पैसा नहीं आएगा। हमने पैकेज के खिलाफ बात की तो वो भी तब लोग कहते थे अरे पैकेज तो बहुत बिकता है, और हम कहते थे पैकेज सेलिंग नहीं होना चाहिए। आज वही हो रहा है, पैकेज सेलिंग नहीं है, आज फर्स्ट परचेज कंपलसरी नहीं है। आज अगर आप बहुत सारी चीजें देखेंगे तो जो हमारी प्रैक्टिसेस में थी वही है, और यही चीजें आपको ग्रो कराएंगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सेल एंड कस्टमर यही आपका बेस होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और चीज आपका बेस है, नेटवर्क बनाना आपका बेस है, इस तरह का ये करना, मोटिवेशन देना, या ड्रीम सेलिंग के खिलाफ हमने बात की, ड्रीम सेल करना आपका बेस है, तो इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर बोलना चल रहा हूं, ड्रीम सेलिंग के खिलाफ हम हमेशा बोलते रहे, वो आज भी सच है। क्योंकि एक्ट आने के बाद सबको समझ में आ रहा है, कस्टमर का ख्याल रखना, कंज्यूमर मिस सेलिंग नहीं करना, मिसलीडिंग
सेलिंग नहीं करना, सही प्रोडक्ट की सही क्वालिटी बताते हुए प्रोडक्ट का सेल करना। प्रोडक्ट कुछ और है, आप बता कुछ और रहे हो। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डायरेक्ट सेलर ऐसा करेगा तो ये सही नहीं होने वाला। और ये हम पिछले 5 साल से इसके बारे में बातें कर रहे हैं और यही बातें आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं आगे ले आई हैं। अब आप देखेंगे बहुत सारे लोग रूल्स के अकॉर्डिंगली, एक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को चेंज करते हुए नजर आएंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत सही दिशा में ऑलरेडी आए हुए हैं। सबसे अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त कोई है तो हम हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप लोगों की तो टर्मिनेशन पॉलिसीज नहीं थी, आप लोगों ने लोगों को टर्मिनेट क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर दिया। आप, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मेरे 4 साल 5 साल 3 साल पुराने भी वीडियोस देखेंगे तो हमारे यहाँ टर्मिनेशन पॉलिसीज नहीं थी, ऐसा नहीं है। वहां पे भी बार बार बोला गया कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा जो फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट रहेगी या क्रिप्टो या किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट में जाएगा जो कि ऑथेंटिक नहीं होगा, तो हम सबसे पहले टर्मिनेट करने का काम करेंगे। और ये हमने पहले भी किया, आगे भी किया। अब इस पे अलग अलग धड़े हो सकते हैं, कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा गलत है। हमारा मानना यह है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की थॉट ये है, हमारी मैनेजमेंट की थॉट ये है कि ये सही है या गलत है, ये बात की बात है। पर ये डायरेक्ट सेलिंग में हम इसको सही नहीं मानते हैं। इसलिए कोई भी डायरेक्ट सेलर अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाता है तो हमने उसको टर्मिनेट करना उचित समझा। हो सकता है कुछ लोग इसे सही समझे, हो सकता है कुछ लोग गलत समझे, पर इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, सबकी बेहतरी के लिए जो सही लगा वो हम लोगों ने डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने ही होते हैं आपको एक समय पर। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन चीजों की कल से चर्चा हो रही है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टर्मिनेट कर दिया गया। ये फर्दर एक इशू है, क्योंकि एक तरफ उस लेटर में लिखा गया है कि 2 साल से रिन्यूअल फीस नहीं आई। अगर 2 साल से रिन्यूअल फीस ही नहीं आई तो इसका मतलब हमारी मेंबरशिप 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। दूसरी जो उसमें लाइन लिखी हुई है वो क्यों लिखी हुई है, उसके लिए हमने उनको मेल किया है, हम उससे जानना चाहते हैं। उसके बाद जब उनका प्रॉपर रिप्लाई आएगा उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज तक किसी को आईडी प्लेसमेंट नहीं, किसी के ऊपर आईडी प्लेस नहीं मिलता है, किसी की टीम तोड़ के इधर से उधर नहीं होता है, यहां से वहां नहीं होता है, जहां पे मैनिपुलेशंस वाली एक भी चीज नहीं होती है, जहां ड्रीम सेलिंग के खिलाफ बात होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे आप क्वेश्चन मार्क लगाने की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस ऑर्गेनाइजेशन में राइट प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं उस पर आप ये इल्जाम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जहां पे पैकेजिंग, क्वालिटी और प्राइस सही है वहां पे आप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जहां पे आपके एथिक्स इतने स्ट्रांग है कि किसी की टीम इधर से उधर या किसी के ऊपर किसी को पोजीशन नहीं दी जा सकती, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जहां पे पहले दिन से फर्स्ट परचेज, पैकेज सेलिंग, ड्रीम सेलिंग या उस तरह का कोई भी पैकेज या किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुई उसमें आप लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। और मैं हमेशा एक ही चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। उनके यहाँ आईडी प्लेसमेंट भी इधर से उधर हो जाती है, उनके यहाँ अपलाइन भी डाउनलाइन बन जाता है, डाउनलाइन भी अपलाइन बन जाता है, इसकी टीम टूट के उधर चली जाती है, प्रोडक्ट का की रेट भी एक्सट्रीमली हाई है, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, ड्रीम सेलिंग भी हो रही है, पैकेज सेलिंग भी हो रही है, फिक्स पेयर रेट भी है, पता नहीं क्या क्या है। वो ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स आगे कहते हैं जी ओके लाइफ केयर इज, अरे कैसे भाई? जो सही और गलत प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें टिक लगाना सीखिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आईडी का, पैन का नाम चेंज होता है, अपलाइन डाउनलाइन बन जाती है, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही है या गलत है? यहां पे सही और गलत लगाइए। ओके लाइफ केयर में ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर ऐसा होता है तो ओके लाइफ केयर भी गलत है, और ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं होता है तो ये सही है। दूसरा, अगर आपकी कंपनी कस्टमर को ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेच रही है तो यहां पे सही और गलत का निशान लगाइए। क्या आपकी कंपनी सही और गलत है? अगर आपकी कंपनी ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेच रही है तो क्या एथिकल हो सकती है? नहीं सर, नहीं हो सकती। अगर ओके लाइफ केयर भी ओवर प्राइस बेच रही है तो वो भी नहीं हो सकती। अगर राइट प्राइस पे बेच रही है तो एथिकल है। जब लीडर की प्लेसमेंट सिक्योर है, जब डायरेक्ट सेलर की आइडेंटिटी सिक्योर है, जब कस्टमर का बेनिफिट सिक्योर है, जब कस्टमर की केयर की जाती है,
फिर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट की, पैकेजिंग की, ड्रीम सेलिंग के खिलाफ की, बल्क सेल के खिलाफ की। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बल्क सेल होती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गलत है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैकेज सेलिंग होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन गलत है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट परचेज पे रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन गलत है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मंथली परचेज कंपलसरी है, अब आप चेक कीजिए। मेरा कहने का मतलब सही है कि आपको सही और गलत टिक लगाना आना पड़ेगा। मुंह के आगे मैदान है, कोई कुछ भी बोलेगा, जिसको जो दिल में आएगी बोलेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, सब तो राम को भी सही नहीं कहते, सब तो रावण को भी सही नहीं कहते, सब तो किसी को भी सही नहीं कहते। तो कुछ लोग हमेशा आपके अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन आपको सिलेक्ट करना आना पड़ेगा। क्या ये गतिविधियां सही के दायरे में आती हैं, क्या ये गतिविधियां गलत के दायरे में आती हैं? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली गतिविधियां सही के दायरे में आती हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही है, और गलत गतिविधियों के दायरे में आती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गलत है। अब इंपॉर्टेंट यह है, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे जी ये है वो है। अरे भैया, मैं तो यहां तक जानता हूं जो लोग खुद 100% गलत कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो हम पे सवाल उठाते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट सही हो फिर आप सवाल उठाओ, लेकिन यहां पे एक ही चीज चलती है, कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज। अब नहीं चलने वाला है, एक्ट है। आपकी पॉलिसी सही है, आपकी वॉकिंग पैटर्न सही है तो आप सही हैं, आपके गलत हैं तो आप गलत हैं। यहां पे मेरा मानना कुछ भी नहीं है। मेरा मानना बहुत सिंपल सा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रैक्टिसेस तय करती है कि एथिकल है कि नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली प्रैक्टिसेस सही है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली प्रैक्टिसेस गलत हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन गलत है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है, मैं किसी के साथ सहमत या असहमत हो सकता हूं, ये मेरी पर्सनल निजी राय हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे बारे में सहमत या असहमत हो सकते हैं, उनकी निजी राय हो सकती है। लेकिन आज जब हम एक्ट से बंधे हुए हैं, अभी हमें उसे फॉलो करना है, तो यहां पे आपकी गतिविधियां, आपकी कार्यशैली, आपकी प्रणालियां, आपके सिद्धांत ही आपको सही और गलत तय करने वाले हैं, ना कि यहां पे काम करने वाले लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं, एक्ट आ गया है, ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, सब ग्रो करने वाले हैं, और यहाँ पे जो जो लोग सही तरीके से काम करेंगे, सही प्रैक्टिसेस लेके आएंगे, जिनके यहाँ पे प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, राइट प्राइस पे होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, बढ़िया पैकिंग का प्रोडक्ट होगा, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाला प्रोडक्ट होगा, लीडर्स की पोजीशन सेफ जो ऑर्गेनाइजेशन करती होगी, लीडर्स के साथ जो एथिकल, डायरेक्ट सेलर्स के साथ जो एथिकल रहती होगी कंपनी, उसकी पोजीशंस, उसकी डाउनलाइन अपलाइन, ये वो झोल माल नहीं होता होगा, जहां पे ड्रीम सेलिंग नहीं होती होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बता के उस प्रोडक्ट को बेचने की नीति अपनाई जाएगी, जहां पे ट्रेडिशनल कस्टमर को सेटिस्फाई करके आप अपना प्रोडक्ट दे पाएंगे, जहां पे आपका प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस होगी, जहां पे कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, जहां आपको ड्रीम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जहां आपको बड़े घर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बड़ी गाड़ियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जहां आपको डेमो का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जहां पे आपको बड़ी बड़ी कहानियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जहां आपका प्रोडक्ट काम करेगा वहीं पे आप काम कर पाओगे। और मेरा मानना बहुत सिंपल सा है, और मैं इतना ही कहता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बारे में नहीं सोचेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले दिनों में रास्ता बहुत मुश्किल है, और बहुत सिंपल है बॉस। आने वाला समय तय करेगा कौन एथिकल है, कौन अनएथिकल है। आने वाला समय तय करेगा किसकी प्रैक्टिसेस सही है और किसकी प्रैक्टिसेस सही नहीं है, क्योंकि अब गाइडलाइन नहीं है, अब बातें नहीं है, अब धारणाएं नहीं है, अब जो कुछ है वो लिखित में है, अब जो कुछ है वो कानून है, और इस कानून की प्रक्रिया को जो फॉलो करेगा वही स्ट्रांग रहेगा, वही अब मिसलीडिंग नहीं चलेगा। अब आपका प्रोडक्ट कुछ है, आप बोल उसके बारे में कुछ रहे हैं, अब आप कहानियां सुना के बिजनेस करना चाह रहे हैं, अब आप रिक्रूटमेंट ड्राइव पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, अब आप पैकेजिंग पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, अब आप 20 रुपए की चीज को 200 रुपए की बेचना चाह रहे हैं। ये सारे चैलेंजिंग फेज होने वाले हैं। मेरा मानना इतना सा है कि इस इंडस्ट्री में हर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी जो एथिकल होगी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी जो कंज्यूमर फ्रेंडली होगी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी जो डायरेक्ट सेलर को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी जो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन लेके आएगी, जिसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब बातें नहीं, डेमो नहीं, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी, और क्वालिटी भी साइंटिफिक बातें होनी चाहिए, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं दैट शुड बी साइंटिफिक प्रोडक्ट, और सेफ होना चाहिए। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये बोलें वो बोलें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे
आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लीगल मेट्रोलॉजी को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसको आपको करना है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस चीज में एक कदम आगे रही है। और मेरा मानना यह है कि आने वाला समय इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत सुनहरा होगा, बशर्ते उसे सही एजुकेशन लेना और देना सीखना होगा, सही और गलत में पहचान करनी सीखनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे अब यह समझना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट वही बता के बेचना है जो वो प्रोडक्ट है। अब उसे ये समझना होगा कि आपकी सच्चाई ही आपकी जीत है। अब आपको ये समझना होगा आपकी ईमानदारी ही आपकी जीत है। आओ मिलके प्रयास करते हैं इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने का। आइए मिलके सब लोग इस इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं इस इंडस्ट्री को और खूबसूरत बनाते हैं और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं और ड्रीम सेलिंग से बाहर निकलते हुए प्रोडक्ट सेलिंग पे आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज तक यही कहना था, सर प्रोडक्ट सेलिंग है तो सेल्समैन बना देंगे। व्हेन वी आर इनटू सेल्स बिजनेस हमें सेल्समैन तो बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं वी आर ये वी आर वो। अरे भैया वी आर डायरेक्ट सेलर्स, ये समझ लो, ये हमारे लिए ऑफिशियल वर्ड है। और इसी को समझते हुए हमें हमारे सेल को बिल्ड करना है, हमारे कंज्यूमर बेस को बिल्ड करना है, हमारी एक एक इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर को सही दिशा में आगे बढ़ते हुए इस इंडस्ट्री को और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर कंज्यूमर को एम्पावर करना है। उन कंज्यूमर्स को सही प्रोडक्ट पहुंचा के उनको वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करना है। तभी हम, हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी या हम सब की चीजें, लाइफ बेहतर हो सकती है। ये टोटली बेस्ड है अब कंज्यूमर पे। और मैं हमेशा कहता हूं कस्टमर ड्रीवन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 साल में हम लोगों ने एक ही चीज अच्छी की है कि हमने हमेशा कस्टमर को लेके ही हमारी एजुकेशन, हमारे प्रोडक्ट, साइंटिफिक R&D, वो सब उस पे इर्द गिर्द हमने बनाया, ताकि आज हम लोग उसके ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां से हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना है। और जितने कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी आप डिलीवर कर पाएंगे, राइट एजुकेशन दे पाएंगे, राइट अवेयरनेस दे पाएंगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। लेट्स बिल्ड ए बेटर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।